हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक और नए चैप्टर के साथ में आज की शुरुआत करेंगे, एक और नई कक्षा के साथ में। हिंदी के कोर्स ए में जो आगे का एक और चैप्टर है जिसका नाम है ये हिंदी का कोर्स ए का ही है और जिसका नाम है एक कहानी यह भी। हालांकि इस चैप्टर में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मन्नू भंडारी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने हिंदी के कोर्स ए में 4th नंबर के चैप्टर में अपने ही बारे में बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मन्नू भंडारी के बारे में, और उनके बारे में ये भी जानेंगे कि वो किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं और किस तरीके से वो अपने लिए जीते हैं और उनके घर पर क्या माहौल है। वो सारी चीज़ें जो है वो इस कहानी में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी और अच्छी अच्छी बातें या अच्छे अच्छे कार्यों को करने का एक जज्बा भी हम सभी को प्राप्त होगा। तो हम सभी आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे। मन्नू भंडारी जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, यह एक फीमेल लेखिका हैं और इन लेखिका ने अपने ही ऊपर जो है एक कहानी लिखी है और उसी के बारे में ही यहाँ पर उन्होंने बताया है, प्रेजेंट किया है। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। मंदसौर के ही डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, कस्बा टाइप में, जिसका नाम है भानपुरा, और इस भानपुरा में ही इनका जन्म हुआ। परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली से मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन यानी कि वो पढ़ाने भी लग गई थी। और उससे उन्होंने अवकाश लेकर के, मतलब वो जॉब छोड़ करके, और सन 2021 में इनका देहांत हो गया था। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाव, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये सभी इनकी कहानी संग्रह हैं। इनमें कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी कहानियां हैं। आपका बंटी, महाभोज, ये 2 उपन्यास हैं। और इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। पटकथाओं का मतलब होता है कि कहानी में बोले जाने वाले डायलॉग, बोले जाने वाली बातें जो होती हैं वो पटकथाएं होती हैं। आपसी संवाद जो एक दूसरे के बीच में हो रहा है उसको भी पटकथा कहा जाता है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल है। मन्नू भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। यानी इनकी जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी उपन्यास हैं, वो कहानी और उपन्यास में उनकी सादगी जो है, वो भाषा की प्रामाणिकता जो है वो बिल्कुल उसमें मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। इस चैप्टर में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी ही आत्मकथा में उन लोगों के बारे में लिखा है जो उनके साथ लिखने के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़के के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 के आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है।
स्वतंत्रता संग्राम की इस स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने इस तरह से अपनी मतलब एकजुट होकर के लड़ाई में शामिल हुई कि वो भी या उसके विरोध करने में भी कोई अछूता नहीं रहा है। अब देखें कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उन मन्नू भंडारी के बारे में, जिनकी किशोर वय अवस्था है और किशोर अवस्था में उन्होंने किस तरह से अपने कॉलेज में, किस तरह से अपने घर पर और किस तरह से उन्होंने पूरे मार्केट में अपना नाम रखा और किस तरह से एक लड़की होने के बावजूद भी उनके लिए क्या क्या संकट सहन करने पड़े, वो भी चीज़ हम इसमें बताएंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच, अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेंशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। यानी उनके माता के बारे में उन्होंने कहा कि वो बिना पढ़ी लिखी थी और व्यक्तित्वहीन माँ है जो सवेरे से शाम तक की सबकी सेवा करती रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे यानी कि पदों पर, ओहदे यानी पद पर पहुंचे। वे उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो उन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक झटके का मतलब है कि व्यापार इत्यादि में पैसों के कारण से वो इंदौर छोड़ करके अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह एक पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम यानी कि अहंकार में पना जो है वो अहंकार, इस बात तक की अनुमति नहीं देता था। क्या उनका अहंकार उन्हें इस बात की भी अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। मतलब वो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार भी उनके पिता नहीं बनाते थे। आगे देखें कि कहा कि नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पिताजी ऐसे नहीं थे जैसे कि अब बर्ताव करने लग गए थे, क्योंकि पहले वो बिल्कुल अपने ही स्वभाव से मतलब रखते थे, किसी से कोई ज्यादा वो नहीं रखते थे। लेकिन जब से उन्हें आर्थिक झंझट इस तरह का पड़ा, जिसके कारण से वो उनके पिता जो हैं शक की निगाहों से सभी को देखने लगे। विश्वास जो होता था वो विश्वास सबके दिलों से टूट गया, और टूटने के कारण से वो सबके प्रति शक की निगाहों से देखते, और जिसकी चपेट में उनके घर गृहस्थी के लोग भी आ जाते थे। पर यह पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रही, पितृगाथा का मतलब होता है पिताजी के बारे में, इसलिए नहीं बोल रही हूं कि उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूं, बचपन में दुबली और मरियल
भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं सकती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पहले बचपन से ही इस तरह का दिखाया गया है। कर पाती सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता था। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों को व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। कहने का मतलब यह है कि वो शक का जो एक कीड़ा उनके अंदर बैठ गया था, वो ना तो किसी का कोई समय देखता, ना किसी की कोई परिस्थिति देखता, बल्कि जिस समय उसे उनके मन में जो आता वो उनको वैसा बोल देते। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों को की हर उचित अनुचित फरमाइश को और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव यानी कि शायद पूरी की पूरी सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराणे ही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। कहने का मतलब यह है कि पिता और माँ के बारे में जो उनका एक थिंकिंग थी, जो उनकी एक मान्यता थी, वो बिल्कुल विपरीत थी। पिताजी के लिए वो बहुत अच्छा कहने में मानती थी क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था। माँ के बारे में इसलिए वो अच्छा नहीं कह पाती थी, शायद कि वो अपने ही त्याग को, इतना त्याग करने के बावजूद भी वो इस तरह से रहती हैं। तो कहने का मतलब कहीं तक ये भी श्रेष्ठ हो सकता है कि वो पिताजी को कुछ ज़्यादा ही महत्व देती थी। अब वो अपने बारे में बता रही हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतौलिए, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी कराए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ।
इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब यानी उनके जो दादाजी हैं उनको दा साहब कहते थे, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। महाभोज नाम से एक उनकी कहानी उपन्यास है जिसमें उन्होंने अपने दा साहब के लिए भी लिखा और उन्होंने कहा अभी कि कहां से उस कृति में, उस रचना में उनका नाम आया और यह मेरे लिए एक आश्चर्यजनक विषय था जिसके कारण वो आज भी मेरी कहानियों में, कविताओं में, मेरे उपन्यास में आज भी जीवित है। आगे देखें कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री का मतलब होता है भोजन पकाने वाला, पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। भटियार खाना इसलिए कहा जाता था, इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वहां रहने वाला जो भी होता है, जो उस रसोई में पहुंच जाता है, वो अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को उस भट्टी में ही झोंक देता है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस भी चलती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती भी थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, ककहरा यानी क ख ग घ इत्यादि सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस भी की। तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यानी कहने का मतलब यह है कि जब उनकी मुलाकात उनके कॉलेज में जो शीला अग्रवाल है उनसे हुई, तब उनके जीवन में एक बदलाव आया कि वो कभी भी बिना किसी लेखक की कविताएं, किसी कहानियां पढ़ लिया करती थी। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था कि किसने लिखा, क्या किया, लेकिन अब ये होता था कि शीला अग्रवाल जो किताब देती थी वो पढ़ती थी। और इस तरह से उन्होंने शरतचंद और प्रेमचंद की कहानियां तो पढ़ी ही सही, उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने जैनेन्द्र अज्ञेय और यशपाल भगवती चरण जो आज के समय के लेखक हैं उनके बारे में भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे बड़े सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता एक नाम से उपन्यास है जो बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे से समा नहीं पाया था, यानी वो उनके समझ में नहीं आया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का
चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना उन्होंने समझा। इसके बाद कहा कि शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला पिताजी ने शुरू किया। उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 यानी कि 1900, ध्यान रखना यहां पर 1900 के बारे में ही है, 1946 और 1947 के बारे में बताया। वे स्थितियां उस समय थी, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, यानी कि एक तो आंदोलन शहर में चल रहा था, लेकिन एक घर के अंदर भी चल रहा। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल भी हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा, यानी इनकी शादी जब राजेंद्र से हुई तब भी यह सिलसिला चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप यानी कि कोप यानी क्रोध, गुस्सा, उससे बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। मतलब उनके कॉलेज से उनके प्रिंसिपल का एक लेटर आया और उन्होंने कहा कि भाई उनके खिलाफ एक लेटर लिखा गया और आप मुझे प्रतिक्रिया दें कि मैं उनके अनुशासन के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया दूं या नहीं दूं, कार्रवाई करूं या नहीं करूं। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। कौन बोल रहा है? उनके पिताजी बोल रहे हैं। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही थे, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियां के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते थे। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती थी। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक यानी कि बिना कुछ बोले हुए वहां बैठी। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और इस तरह की हुई कि जब आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा दल वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़
यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराहा है वहां से लेकर के इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। यानी कहने का मतलब, दकियानूसी का मतलब यहाँ पर है कि पिताजी का एक मित्र है जो इस तरह से कि वहाँ उन सभी विद्यार्थी वर्ग में मन्नू भंडारी जो इस चैप्टर की लेखिका हैं उनके बारे में या उस लड़की के बारे में कि वो कितनी छूट दे रखी है, ऐसा और वैसा, वो फलाना ढेंगा बहुत कुछ बोलने लगी और वहां पर जाकर के पूरी लू उतारी। अरे उस मन्नू, अब क्या बोलते वो जाकर के उनके पिताजी से कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को तो शोभा नहीं देता। यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, ऐसा उनके पिताजी ने उसके सामने कहा। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी वहां पर बैठे हुए थे। जब वो वापस रात्रि में आए तो रात्रि में आने के शाम के समय जब मन्नू भंडारी पहुंची तो वहां पर उनके एक और मित्र थे जो वहां पर बैठे हुए थे, बहुत सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हुए थे। तो मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और आओ आओ मन्नू इस तरह से बैठ करके उनको बुलाया। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे और वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर का संतोष जो धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था और भीतर जाने पर माने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और बिना झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? अब आगे देखें कि फिर आगे क्या होता है। लास्ट में उन्होंने बताया अपने बारे में कि जब पिताजी से टकराहट रहती थी कि भाई पिताजी के मन में भी ये चलता रहता था कि एक तो मैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहा हूं और एक वहां पर इस तरह से भी चर्चाएं चले। तो ये सारी चीजों को वो क्या बोलते बिल्कुल वो एहसास ही नहीं कर पा रहे थे, उस चीज को नहीं ले पा रहे थे। तो सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। यानी जुलाई में बंद करवा दिया और अगस्त में खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, समाप्त हो गई। और शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947, क्योंकि इस दिन हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस मनाने का श्रेय जो है ऐसे ही लेखक लेखिकाओं के लिए भी जाता है। केवल उसमें लड़ाई करने वालों के साथ साथ उन लेखक और लेखिकाओं के लिए भी जाता है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ लिखा, सहा और समझा। आगे चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले 2 व्यक्ति हैं, एक उनके पिता और एक उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। 2 के बारे में है और दोनों के बारे में यहाँ पर आप लोगों को
बताया गया है, तो दोनों के बारे में आपको बताना है। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व पर। पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनके आत्मविश्वास की कमी हो गई और पिताजी के द्वारा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई। और दूसरी थी शिक्षिका शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना भी सिखाया था। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इस पर आप लोगों को और भी अनेक तरह के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, भटियार खाना शब्द भट्टी यानी कि चूल्हा से बना हुआ है, जहां पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कह करके संबोधित करते थे। तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना आंखों पर विश्वास हो पाया और ना कानों पर। तो यह एक घटना थी जब वो अपने प्रिंसिपल के यहाँ से कोई लेख आने के कारण, पत्र आने के कारण जब पिताजी वहां पर गए और वहां से आने के बाद जब लेखिका के पिताजी आकर उनसे मिले और बताए कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, तो पत्र पढ़कर पिताजी जब वहां पर गए भन्नाते हुए कॉलेज, और इससे लेखिका बहुत भयभीत भी हो गई थी, परंतु प्रिंसिपल से मिलने और असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि और गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा यह तो समय की मांग है और घर आकर उनकी प्रशंसा भी की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। आगे देखें, चौथा प्रश्न है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। मतलब कहने का यह है कि उनके पिता के विचार किस तरह के थे और लेखिका के विचार, उनकी सोचने के विचार किस तरह से थे, इन दोनों ही बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिताजी के सामने एक वैचारिक टकराहट हो जाती थी कि वो एक कहते थे कि होना चाहिए, एक बोलते थे नहीं। दूसरा कारण बताया कि यद्यपि उनके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का एक जो दायरा है उन चार दीवारियों के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी, इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट होती रहती थी। तीसरा पॉइंट दिया कि लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह भी किया। चौथा, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की जाति लगती थी। आगे बताया, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अपने मन से इस चीज को बनाना, एक रेखा चित्र तैयार करना है कि एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक सीन है और वहां पर किस तरह से वो भंडारी जी जो भाषण दे रही हैं, किस तरह, वो सारी चित्र। 1942 से 47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जुलूसें जल से किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर समझाया, बताया। और ध्यान रखना कि जो भी चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को एक पैराग्राफ भी दिया जाता है, इसलिए आपको और दिक्कत नहीं आएगी। मनुष्य के जीवन के में आसपास देखो, यहाँ पर ही आप लोगों को दो प्रश्न पूछे गए। एक तो आत्मकथ्य में स्वाधीनता इसका परिदृश्य हमको बताना है और दूसरा है मन्नू की भूमिका।
दोनों ही चीज इसमें बता रहे हैं। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित हो जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। ये भी एक अच्छा है और एक छोटा सा प्रश्न है जो हम लोगों के बीच में है। ये 6 नंबर का प्रश्न हम इसको मान सकते हैं और इस प्रश्न में गए बहुत अच्छे अच्छे उत्तर भी आप लोग लिख सकते हैं। पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र सीमित हो जाता है, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जाता है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त हो गया है, पड़ोस कल्चर लगभग समाप्त हो गया है और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत भी कर सके, उनके सुख दुख को बांटें या तीज त्योहार साथ मनाएं। इस पर आप लोग और भी अनेक प्रकार से जो है अनुच्छेद टाइप में एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर जितने भी, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो हम सभी ने पूरे किए। इनके अलावा भी जो और भी प्रश्न उत्तर बनते हैं जो इसके पाठ के अंदर से बनाए जाते हैं, तो वो भी हम सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और उसमें मन्नू भंडारी की भूमिका जो मन्नू भंडारी ने अपने ऊपर लिखा उसके बारे में भी हम सभी बहुत अच्छे से पढ़ें और इस तरह और आगे भी हम अच्छे नंबर लाने के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखें और आगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करें। इसलिए एक और नए चैप्टर के साथ हम सभी रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।